हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे एटम्स चैप्टर। ये अगला चैप्टर है। जो हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर चल रहा था वो खत्म हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने उसको उसके नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं। उस सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले एटम्स होता क्या है। एटम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि उस एलिमेंट को यूनिक बनाता है, वही एक एटम होता है। ठीक है, जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि जे थॉमसन ने एटम को किस तरीके से डिस्क्राइब किया था। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द एटम, द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इट इन लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। ठीक है, तो जो जे थॉमसन ने जो कहा था, हम उसे एक वाटरमेलन की तरह समझते हैं। देखो, वाटरमेलन में बहुत सारे काले काले बीज होते हैं। ठीक है, तो जो काले काले बीज होते हैं, तो जे थॉमसन ने कहा था वो काले काले बीज होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि जो बाकी रेड वाला सरफेस होता है वो सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेस होता है। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया था कि किसी भी एटम को उन्होंने एक वाटरमेलन से डिस्क्राइब करके एक एटम की एक थ्योरी दी थी। ठीक है, इसे हम कहते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक हो गया। और उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया, जो 2020 में आपसे पूछ भी दिया गया था। तो इन्होंने कहा था कि द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड द न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड ने कहा कि जो पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि एक एटम में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है और जितना उसका मास होता है, वो सिर्फ उसके एक पर्टिकुलर जगह पे डिपेंड करता है। जैसे एक एटम हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा एक ये एटम है। ठीक है, गोल एटम है और इसके बीच का क्या कहते हैं, इसके बीच में एक छोटा सा हल्का सा सेंटर मेटल है, इसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि इसी न्यूक्लियस में सारे पॉजिटिव चार्ज और जो पूरा मास है एटम का वो डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि और उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, ये ऐसे होता है जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं, वैसे ही जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द यूनिक एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स, यानी कि ये जो एटम्स का यूनिक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए ये फेल हो गया था। अगला है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड ने एक तो एटम्स की दी, अब उन्होंने उसके बाद अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो दिया था। तब वो क्या दिया था उसको पढ़ते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। पहला है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि इसमें देख सकते हो आप, यहाँ से ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ से लाइट गई और बहुत सारी इसमें ऐसे लाइट होंगी जो बिना ही कुछ डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि बिना डिफ्लेक्ट हुए उस जो गोल्ड फॉइल है उसके आर पार चली गई। ठीक है, ओनली अबाउट 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री। अब यहाँ पर देख सकते हो गोल्ड फॉइल के पीछे बहुत सारी लाइट जा रही है और इसमें से सबसे पहले उन्होंने देखा कि लगभग ऑलमोस्ट, जैसे हमने 100 लाइट फेंकी तो 95% जो रेस थी वो क्या होगी, अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई। ठीक है, बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो गई। ठीक हो गया। और ओनली अबाउट 0.14% और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स जो थे उसमें से क्या हुए, 1 डिग्री से ज्यादा पे क्या हुए, बैंड हुए। ठीक है, अबाउट 1 in 8000 डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 90 डिग्री। अब उन्हीं में से, उन्हीं सारी लाइटों में से अगर हमने 8000 लाइट बीम फेंकी तो उन 8000 में से एक बीम ऐसी थी जो 90 डिग्री पे क्या हुई, 90 डिग्री से ज्यादा पे डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, द फॉलोइंग इंटरफ्रेंस वर मेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन। अब कुछ ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम के अंदर बहुत सारी जो स्पेस होती है वो खाली होती है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। अब जो पूरा मास का जो ज्यादा बड़ा पार्ट होता है और उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके सेंटर पे ही क्या होता है, इकट्ठा होता है, यानी कि सेंटर पे ही पूरा कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, नोट अगला क्या है, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस टू बी अबाउट 10 to the power -15 to 10 to the power -14 मीटर। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो उसके साइज थी वो उन्होंने इस तरह से बताया कि उसका इतना ज्यादा क्या होता है, साइज होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि अल्फा पार्टिकल्स की ट्रेजेक्टरी क्या होती है, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स किस तरीके से जाते हैं। ठीक है, द ट्रेजेक्टरी ट्रेस्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट पैरामीटर बी ऑफ कलिजन, यानी कि जो पैरामीटर है उसका उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो जा रहा है। द इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। सेंटर और अल्फा पार्टिकल के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको डिनोट करता है पैरामीटर। ठीक है, हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल क्लोज टू द न्यूक्लियस सफर्स लार्जेस्ट स्कैटरिंग, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास होता है, देखो ये जो न्यूक्लियस के पास है तो ये बहुत ज्यादा स्कैटर हो रहे हैं, कोई रेज पूरी ऊपर चली जा रही है, कोई पीछे बेंड हो जा रही है 90 डिग्री से ज्यादा। ये वाली रेज देखो ये
90 डिग्री पे बेंड हो गई, और ये 90 डिग्री से ज़्यादा पे बेंड हो गई, और ये 90 डिग्री से हल्के से कम में बेंड हुई है, और जो नीचे वाली लाइन है ये तो 180 डिग्री पे, यानी कि जिस पाथ में आई थी उसी पाथ में बेंड हो गई। ठीक है, अब देखो, इन केस ऑफ हेड ऑन कलीजन द इम्पैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम एंड द अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स बैक, यानी कि हेड ऑन कलीजन होगा। अगर देखो ये टारगेटेड न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस पे कोई भी लाइट गई तो ये क्या होगी, सीधे अपने ही पाथ पे वापस चले गई, जिस पाथ पे आई उसी पाथ पे चली गई। अगर बिल्कुल उस पे उसके बिल्कुल सेंटर पे टकराई, न्यूक्लियस के सेंटर पे टकराएगी तो अपने पाथ में वापस चली जाएगी। अगर न्यूक्लियस के बाहर बाहर टकराएगी तो वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे हमने याली और याली लाइटों को देखा जो इसके पास से जा रही है। ठीक है, फॉर अ लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर द अल्फा पार्टिकल गोज नियरली अनडेविएटेड। अब देखो यहाँ पर से और वाली लाइट इस बीम में, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली है सबसे ऊपर वाली लाइट बीम में देखो बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये जो बहुत सारा डिस्टेंस होता है इसकी वजह से जो ये लाइट है बिना अनडिफ्लेक्टेड ही पार चलेगी। ठीक है, जो जितना पास होता है उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है, जो सबसे नज़दीक होता है वो तो 180 डिग्री में डिफ्लेक्ट होता है फिर, और जो सबसे दूर होता है वो तो बिना डिफ्लेक्ट हुए ही बाहर चले जाता है। अब अगला आता है हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, एन एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरी स्मॉल मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट द सेंटर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन डायनामेटिकली स्टेबल ऑर्बिट्स। अब रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम जो है एक ऐसा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर है जिसमें बहुत ज्यादा स्मॉल मैसिव और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द रिक्विसाइड सेंट्रल फोर्स। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि Fe और जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है उनके बीच में, उससे हमें पता चलता है कि वहां पर क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही वो अपने ऑर्बिट्स में रह पाते हैं। दस फॉर अ डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, Fe इक्वल टू होता है Fc, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकलता है R इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। अब आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अब कि आपको काइनेटिक एनर्जी बताएगी हाफ mv स्क्वायर है। ठीक है, अब v स्क्वायर आपने भी निकाल रखा है तो E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन बस थोड़ी सी उसकी कम होती है। तो हाइड्रोजन एटम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है U इक्वल टू माइनस E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की इन हाइड्रोजन एटम, अब टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो मिला के जो हमारी आती है टोटल एनर्जी। कहीं पर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी है और काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, तो आप क्या कर दोगे, दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इस तरीके से आपका टोटल एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आ गई आपकी माइनस E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब इन्होंने नोट दे रखा है, तो पहला नोट है कि द नेगेटिव साइन इन U, यानी कि जो U है इसमें जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर, ठीक है, ये भी थोड़ा रखिए, ये देखो ये जो नेगेटिव साइन है ये दिखाता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। अब जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो देखो नेगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इससे हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है। इफ ई वर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विल नॉट फॉलो अ क्लोज्ड ऑर्बिट, अगर ई जो ये होता है ना पॉजिटिव होता तो हम इससे ये पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लोज्ड ऑर्बिट में फ्लो नहीं करता है। अब उसके बाद आता है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपका दो टाइप का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन से सब से पता चल रहा है कि एमिट करता है, जो एब्जॉर्प्शन से मतलब पता चल रहा है कि जो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब देखो व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर, यानी कभी भी कोई एटॉमिक गैस और वेपर लो प्रेशर पे एक्साइटेड होती है, यूजुअली बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जब उसमें कोई करंट को पास किया जाता है तो एमिटेड रेडिएशन हैज अ स्पेक्ट्रम व्हिच कंटेन्स सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ। अब उसके बाद जो रेडिएशन निकलती है उसके बाद एक स्पेक्ट्रम होती है, उसके बाद कुछ अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। ठीक है, अ स्पेक्ट्रम ऑफ दिस काइंड इज टर्म्ड एज एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम एंड इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइन एज ऑन डार्क बैकग्राउंड। अब उससे हमें पता चलता है कि जो लाइन है स्पेक्ट्रम इट ब्राइट लाइन से होती है और उसके जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ अ मटेरियल कैन देयरफॉर सर्व एज अ टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैस। और एमिशन स्पेक्ट्रम की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो फिंगरप्रिंट होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैस, यानी किसी भी गैस को, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं वैसे ही किसी भी गैस के लिए जो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा वो यूनिक होता है। ठीक है, और उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि वो कौन सी गैस है। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें आता है कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ गैस, यानी कि जब कोई व्हाइट लाइट एक गैस से पास होती है, हम वी एनालाइज द ट्रांसमिटेड लाइट यूजिंग अ स्पेक्ट्रोमीटर, हम एक स्पेक्ट्रोमीटर से एनालाइज कर देते हैं ट्रांसमिटेड लाइट को। ठीक है, वी फाइंड सम डार्क लाइंस,
हम कुछ डार्क लाइन स्पेक्ट्रम में हम पता चलता है कि हमको कुछ डार्क लाइन्स हैं, दीज डार्क लाइन्स कोरस्पॉन्डिंग प्रिसाइजली टू दोज वेवलेंथ व्हिच वर फाउंड इन द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द गैस। अब इसके बाद हम उनकी वेवलेंथ को चेक करते हैं जो स्पेक्ट्रम ऑफ द गैस में होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द मटेरियल ऑफ द गैस। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है किसकी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। अब उसके बाद आता है हमारा स्पेक्ट्रल सीरीज, यानी कि जो रदरफोर्ड जिसे एक्सप्लेन करना भूल गए थे उसको बाद में किसी ने एक्सप्लेन किया, और ये आपका हर साल आता है 2016, 2017, 2018, 2019। ठीक है, तो आपको ये टेबल याद कर लेनी है, ये कुछ पॉइंट याद कर लेने हैं। अगर पेपर में आता है तो ये लाइन के ये 2 पॉइंट के साथ ये टेबल बना देंगे और ये फॉर्मूला लिख देंगे, तो आपका क्या आएगा, आंसर आ जाना है। ठीक है, और आपको फुल पेपर में फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक हो गया, तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखो, सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स विद रेगुलरली डिक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रल सीरीज, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन्स का एक सेट जिसमें उसमें जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही होती है उनके बीच में। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज। अब इसको अगर देखा जाए तो जैसे देखो, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, फिर धीरे धीरे इनके बीच में गैप डिस्टेंस कम हुई, फिर कम हुई, फिर और कम हुई, फिर पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस कम हो रही है इनके बीच में, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन से कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो सीरियल नंबर है फर्स्ट, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब हाइड्रोजन एटम में फॉलोइंग क्या होते हैं, स्पेक्ट्रल एटम होते हैं। ठीक है, अब देखो पहला है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज। ठीक है, ये 5 सीरीज होती हैं जिसमें लाइमन में का जो नंबर होता है वो 1 होता है, बाल्मर का 2 होता है, पास्चन का 3, ब्रैकेट का 4 और पी फंड का 5। ठीक है, ये नंबर से होते हैं, आपको याद कर लेने हैं। और लाइमन में अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, बाल्मर में हमको विजिबल रीजन, यानी कि बाल्मर रीजन में हमको लाइट देख सकते हैं, विजिबल हम लाइट को अपनी आंखों से देख सकते हैं। पास्चन और ब्रैकेट दोनों में इंफ्रारेड लाइट को हम एक्सपीरियंस करते हैं, और पी फंड में हम फार इंफ्रारेड लाइन को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, बाल्मर फाउंड अ सिंपल फार्मूला फॉर द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स। अब जो बाल्मर है, ये बाल्मर एक साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए सारे नाम। ठीक है, जिन जिन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया तो उन साइंटिस्ट के नाम पे ये सारे नाम रख दिए गए। ठीक है, अब बाल्मर ने फाउंड एक सिंपल फार्मूला बताया वेवलेंथ के लिए। ठीक है, जब स्पेक्ट्रल लाइन से है, हमें पता है कि कौन सी लाइन से हैं और कौन सी लाइन में जा रहे हैं, तब हम देखेंगे कि बाल्मर फार्मूला क्या होगा। तो जब बाल्मर फार्मूला होगा 1/λ इक्वल टू आर। आर होता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहती है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब n होगा 2 से हमेशा बड़ा, 3, 4, 5। ठीक है, ये होता है आपका बाल्मर सीरीज के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि लाइमन सीरीज ये है, बाल्मर सीरीज ये है, पास्चन सीरीज ये है, ब्रैकेट सीरीज ये है, और उसके बाद पी फंड सीरीज आ जाती है। ठीक है, अब रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है r इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, ये है कि क्या इसकी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। अब लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा, जहाँ पर उसमें बाल्मर सीरीज थी, बाल्मर सीरीज का नंबर जो होता है वो 2 होता है, तो वहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करके हमने शुरू किया था। अब लाइमन सीरीज सबसे पहली सीरीज होती है, तो इसमें होता है r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n। अब जहाँ पर n की वैल्यू होगी वो 1 से हमेशा बड़ी होगी। वैसे ही हमने ब्रैकेट में बाल्मर में पढ़ा था कि जो 1/2 था और जो n की वैल्यू थी 2 से बड़ी थी, 3, 4, 5। वैसे ही पास्चन में देखो, पास्चन आपकी 1, 2, 3 थर्ड सीरीज है, तो पास्चन में जो वो पहला होगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n जो होगा वो हमेशा 3 से बड़ा होगा, यानी कि 4, 5, 6। वैसे ही ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/n का स्क्वायर, n जो होगा वो 4 से हमेशा बड़ा, 5, 6, 7। पी फंड सीरीज जो है 1/5 माइनस 1/n का स्क्वायर, और जो n होगा वो हमेशा 6, 7, 8 होगा। ठीक है, यानी कि 5 से बड़ा होगा। सो द जनरल फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, तो हम जो ओवरऑल जनरल फॉर्मूला निकालते हैं वो हम ये निकालते हैं कि 1/λ इक्वल टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यानी कि जो पहला ऑर्बिटल होगा, यानी कि जो कम नंबर ऑफ सीरीज होगी वो पहले लिखेंगे, और जो n2 होगा वो लार्ज नंबर ऑफ सीरीज होगा। जैसे बाल्मर सीरीज, और बाल्मर सीरीज से हम कहेंगे लाइमन में जा रहे हैं, तो n2 जो होगा वो 2 होगा और n1 जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है कि दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, डबली आयोनाइज्ड लिथियम, इन सभी के लिए फॉर्मूला क्या है, आयोनाइजेबल है। ठीक है, दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज v इज इक्वल टू आर सी 1/2 स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर। ये बाल्मर सीरीज का है। और v/c, अब कहोगे ये v 1/λ तो था यहाँ पर, अब 1/λ की जगह r/c क्यों आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लैम्डा इक्वल टू होता है उसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/v, यानी कि लैम्डा इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो 1/λ था तो v/c, c यहाँ आ गया, तो आपका नया फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बनता है आपका, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज यानी कि इसका जो वो होगा 4, क्योंकि लाइमन, बाल्मर, पास्चन, फिर ब्रैकेट आता है, यानी कि 4th सीरीज में आता है, यानी कि 1/4 का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला भी यूज कर रखा है। एंड स्टेट टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, और हमको बताना है कि किस
पार्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इट बिलोंग्स टू द आईआर रीजन। आईआर रीजन हमको पता ही है कि ब्रैकेट में आईआर रीजन होता है, ब्रैकेट और उससे पहले क्या होता है, लाइमन बायम पास्चन, और इसमें क्या होते हैं, इंफ्रारेड रीजन होता है, और जो पीफंड होता है उसमें फार इंफ्रारेड रीजन होता है, जबकि जो हमारा बाल्मर सीरीज होती है उसमें हमारा विजिबल रीजन होता है, और उससे पहले हमारा लाइमर में हमको उसमें यूवी रेज दिखती है, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है। तो लॉजिक क्या, हमको ये याद करना पड़ेगा। तो आईआर रीजन हो गया हमारा किसमें, ब्रैकेट सीरीज में, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा 1/r इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब n की जगह यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है कि ये फोर्थ ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में जा रहा है। अगर कहता है नेक्स्ट ऑर्बिटल में, तो फोर्स की जगह यहाँ पर इन्फिनिटी की जगह 5 ले लेते। अब हमको पता तो नहीं है, तो 1/∞ हमेशा 0 होता है, तो ये हमारा फॉर्मूला आया 1/r लैम्डा 1/16। आर की वैल्यू आपको पता है, 1/r की वैल्यू पता है आपको इतनी है, तो 976 एंगस्ट्रॉम लैम्डा अपॉन 16, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया आपका 1.56 माइक्रोमीटर। अब माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, -6 मीटर। ये हो गया आपका सारी वैल्यूज। अगला आया हमारा, देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। सेकंड और फर्स्ट के बीच का जो रेशियो है वो निकालना है, और उसका निकालना हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द सेकंड लेवल, और जो हाईएस्ट एनर्जी होगी वो फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में कितनी दी जाएगी वो भी निकालना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक ही देखो, वो आपका है 1/λ इक्वल टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब देखो 1/λ1 यानी कि फर्स्ट सीरीज से दूसरी सीरीज में जाएगा तो 1 - 2, यानी कि इसका जो λ1 आएगा 4/3r आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब हम सेकंड के लिए करेंगे, सेकंड से कहाँ जाएगा हमको पता तो नहीं है, तो हम इन्फिनिटी ले लेंगे। जब भी हमको पता नहीं होगा कि वो कौन से ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में जा रहा है, यानी कि फर्स्ट बताया तो फर्स्ट से किसको पता नहीं है तो हम वहाँ पर इन्फिनिटी ले लेंगे, और दूसरे से भी पता नहीं है तो हम वहाँ पर इन्फिनिटी ले लेंगे। वैसे ही 3 से हमको पता नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी, ठीक है। अगर हमको पता है कहाँ पर हमको लेना है, तो इन्फिनिटी की जगह 2 ले लोगे, 2 किसी की जगह 3 ले लोगे इन्फिनिटी में, या 3 की जगह 3 के हाथ 4 ले लोगे, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमको पता नहीं है तो हमने इन्फिनिटी ले लिया, तो यहाँ पर से आ गया λ2 हमारा 4/r आ गया। अब दोनों के बीच का आपको रेशियो निकालना है, तो λ1/λ2 इक्वल टू 1/3, यानी कि 1:3 आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इस वीडियो का एक और पार्ट आएगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो के नोट्स बना के रख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।